हाँ, यस सर। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है सर, बराबर आ रही हाँ, कितने लोग आए अभी? है। 25। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो। कौन बोलत आहे? राजूरकर, ते स्मॉल पॉक्स ची स्लाइड दाखवायला लागेल ना. इन्फेक्शियस डिसीजेस. हाँ ठीक है, अजून थोड़ा वेळ आहे तोपर्यंत. अच्छा चलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून. बहुत दिन के बाद अपना लेक्चर हो रहा है इसमें. गुड आफ्टरनून सर. तो आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. ये पार्ट 2 का चैप्टर 5, प्रकरण नंबर, अध्याय नंबर 5, पेज नंबर 158 इंग्लिश में. हिंदी में 137 और मराठी में 147. तो वहां पे जो हेडिंग दिया है उसका, जो अध्याय का हेडिंग लिखा है, संक्रामक रोगों का महामारी विज्ञान. जे होता है संक्रामक रोगाचे मरकशास्त्र या एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. तो जो हेडिंग होता है, जो शीर्षक होता है, पहले अपने को शीर्षक समझना चाहिए क्या है, तभी आगे में क्या पढ़ने वाले हैं ये अपने को समझना चाहिए इसको. तो पहली बात, संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज. तो कम्युनिकेबल डिसीज यानी क्या? तो जो बीमारी एक से दूसरे को फैलती है उसको संक्रामक बीमारी कहते हैं. जो बीमारी एक से दूसरे को होती है उसको होता है, जैसा कोरोना हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, या ऐसी जो अलग अलग बीमारियां है, ये एक से दूसरे को जो फैलती है उसको बोलते हैं संक्रामक बीमारी. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. तो ये 1 लाइन 1 मार्क वाला वाइवा का क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिसीज? तो आपको क्या बोलना है? कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स द डिसीज स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज. और फिर उसके उदाहरण देना है आपको. तो नेचुरली कम्युनिकेबल हो गया तो नॉन कम्युनिकेबल भी होगा. नॉन कम्युनिकेबल मीन्स असंक्रामक. जो बीमारी एक से दूसरे को नहीं होती है उसको बोलते हैं असंक्रामक बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल. और उसके उदाहरण जो है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये कैंसर है. ऐसी बीमारी एक से दूसरे को नहीं फैलती. तो ये पहले. देन उसमें और एक शब्द है, एपिडेमोलॉजी करके लिखा है, संक्रमण महामारी विज्ञान. तो व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमोलॉजी? ये भी 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, जो आपको इसके पहले जो चैप्टर हुए, अध्याय हुए, उसमें वहां पे बताया था एपिडेमोलॉजी. तो व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज? तो उसमें क्या लिखना है आपको? Epidemiology means how the disease starts, how it spreads, how it can be treated, how it can be controlled, or how it can be eradicated. This study is known as epidemiology. संक्रमक विज्ञान, महामारी विज्ञान. ये बीमारी क्या है? तो मरक शास्त्र क्या है कि ये बीमारी कैसे शुरू होती है, कैसे फैलती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, या इसका निर्मूलन हो सकता है क्या, इस पढ़ाई को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, संक्रमक. तो ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं, तो ये अध्याय नंबर 5 में हम पूरा संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं. संक्रामक, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज. तो ये हेडिंग होता है. यहाँ पे 2 चीजें और आपको यहाँ पे लिखनी है, आपने लिखना चाहिए कि ये जो बीमारी होती है
ये दो चीज से होती है संक्रमण। एक को बोलते वायरस, दूसरे को दूसरे होते बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया ने जीवाणु और वायरस यानी विषाणु। विषाणु तो ये बैक्टीरिया से होने वाले, बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु जो होते हैं उससे, या वायरस यानी विषाणु उसके, उससे ये बीमारी फैलती है। तो यहाँ पे आपको लिख के रखिएगा कि जो बीमारी बैक्टीरिया से होती है उसके लिए इलाज है, जो बीमारी जीवाणु से होती है उसके लिए इलाज है, और जो बीमारी वायरस से होती है उसके लिए कोई इलाज नहीं। क्योंकि आगे में जो जो बीमारी अपन पढ़ने वाले, कोई बैक्टीरिया की आएंगी, कोई वायरस की आएंगी, तो वहां पे आपको समझना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, जो बीमारी जीवाणु से होती है उसको इलाज है, और जो बीमारी विषाणु यानी वायरस से होती है उसके लिए कोई इलाज नहीं है। देन बैक्टीरिया के लिए जो इलाज होता है, जो संक्रामक बीमारी के लिए जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, उसके लिए क्या दवाई देते थे? एंटीबायोटिक। आगे में डिटेल में आएगा, पर यहाँ पे आपको तो अभी अपन ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया, और उसके हेडिंग में ही अपन ने करीब 5 मिनट डिस्कशन किया। बीच में कोई बोल रहा, बातचीत नहीं करो। अमर सिंह भाई माइक बंद करा। अमर सिंह चौहान, अमर सिंह माइक बंद। भाई माइक बंद करो भाई। हाँ, तो जो बीमारी जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होते हैं उसके लिए जो इलाज है, इसको जो इलाज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। वो दवाई जो होती है एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटीबायोटिक आएंगे और बाद में डिटेल में आपके ना। तो अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। पार्ट 2 में सबसे बड़ा चैप्टर है ये 5 नंबर वाला। ये जैसा पार्ट 1 में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा था? एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी शायद मैंने ही पढ़ाया होगा आपको। मैंने पढ़ाया क्या आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी? यस सर, आपने पढ़ा है। हाँ यस सर। हाँ, आपकी आवाज बहुत कमजोर आ रही है, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, तो वैसा ही ये पार्ट 2 में ये चैप्टर जो है ये सबसे बड़ा जरा। और सर क्या है, क्या सबसे बड़ा चैप्टर है मेरे को भी देते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, जो भी अभी इसके बाद तो यहाँ पे अपन शुरू करने के बाद अभी ये चैप्टर पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। अभी तक तो भी पहले इंटरेस्ट था, पर थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी होता था बीच में। इस चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्यों इंटरेस्ट आएगा? क्यों? इसमें बीमारी के बारे में बताया जाएगा कि बीमारी कैसे शुरू होती है, कैसे फैलती है, इसके लिए इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके लिए अपन ने क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सब चीजें आएंगी। तो ये करने से, ये जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपके कोई फ्रेंड्स है या आपके घर वाले जो है आपको देख रहे होंगे पढ़ने के टाइम में, देखते तो वो बोलेंगे अरे तुम तो डॉक्टर ही बन गया यार, तेरे को तो सब आता है, बीमारी कैसे होती है, कैसे फैलती है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना, क्या ट्रीटमेंट करना, तो 1 साल में तो तू डॉक्टर ही बन गया। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती है जिसके वजह से आप समाज के लिए भी फायदेमंद हो। परीक्षा के लिए तो आपको पढ़ना ही है, पर ये बीमारी पढ़ने से आपको जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके आजू बाजू में जो रहते हैं उनको भी आप एडवाइस कर सकते हैं। सही हो गया? तो यहाँ से अभी एक एक बीमारी अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स मराठी त्याला देवी पण म्हणतात, देवी। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। अभी यहाँ पे मैं कोई तो भी वाक्य बोलूंगा, वो वाक्य के आगे की बात आपने कंप्लीट करना है, तब मैं समझूंगा कि आपका ध्यान है कि नहीं। ये चेचक, स्मॉल पॉक्स या देवी, ये बीमारी जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसके लिए इसका इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वायरस से है। ये ऐसा रिपीट करते जाना है आपको बीच बीच में, तभी आपको। तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो ये जो बीमारी है ये तो ये बीमारी जो होती है, इसको पहले जमाने में इसको पूरे स्मॉल पॉक्स ने मुंह के ऊपर गड्ढे पड़ जाते थे, मुंह के ऊपर इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और परमानेंटली उसका चेहरा थोड़ा सा विद्रूप जैसा होता था।
पर बाद में वैक्सीनेशन यानी बहुत अच्छा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला, यानी उसका टीकाकरण, और इसके वजह से ये बीमारी अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में से खत्म हो गई। पूरे वर्ल्ड में से ये बीमारी खत्म हो गई है। हाँ, नाही नाही ब्लाइंड ब्लाइंड दिसतंय ब्लाइंड नाही दिसतंय सर. नाही दिसत आहे. नहीं ब्लैंक दिसतं नुसतं पांढरं पांढरं दिसून नहीं राहिलं. देखिए दिखता है तो अच्छा है. तो आप जब तक दिखता नहीं अपना थोड़ा ध्यान दीजिए. तो ये स्मॉल पॉक्स का जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं. फिर इसकी हिस्ट्री यानी इसका इतिहास क्या है. तो पहले जमाने में काफी ज्यादा चलती थी. उसके मुंह के ऊपर जो जिसको होती थी उसके गड्ढे गड्ढे गिर जाते, उसका चेहरा विद्रूप हो जाता, परमानेंटली गड्ढे 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 वैसे चेहरे के ऊपर रहते थे. इससे पॉक्स मार्क. ये अभी यहाँ पे आ गया स्मॉल पॉक्स का. अभी चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है, उसको देखेंगे. उसके पहले मुंह पे ये होता था. पर इसका जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का कार्यक्रम जो है इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि अभी ये बीमारी है अपने देश से ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में से, विश्व से में ये बीमारी खत्म हो गई, यानी इसका निर्मूलन हो गया. तो ये जो पहला पैराग्राफ है हिस्ट्री में, वहां पे 2 क्वेश्चन है कि भारत में ये बीमारी कब खत्म हो गई. तो आपको लिखना है ये भारत में 1977 में 1977 में तो ये अपने देश से खत्म हो गई. और कोई बीमारी अपने देश से खत्म हो गई ये बताता कौन है, कौन बताएगा? WHO. WHO. बिल्कुल सही बताया, करेक्ट. अपने आप नहीं बोल सकते अपन ये बीमारी खत्म. WHO होता है, उसकी टीम आती है, वो काफी दिन तक रहती है, उसके सब तरफ घूमती है, फिर वो कंफर्म करने के बाद वो बोलते हैं कि ये बीमारी आपके देश से खत्म हो गई. तो ये अप्रैल 1977 में भारत ये देवी इसका निर्मूलन हो गया, इरेडिकेशन हो गया उसका देवी. पर बाकी वर्ल्ड में, बाकी देश में तो थी, तो वहां पे भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलते चलते आखिरी में 1980 में ये WHO ने बताया कि ये बीमारी अभी पूरे वर्ल्ड में से खत्म हो गई. और इसलिए अभी इसके कोई टीके नहीं लगते. आप लोगों को इसका कोई टीका नहीं लगा. हमारे टाइम में था, टीका लगा था हमको. तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने अच्छा सहकार्य दिया, काम करने वाले ने अच्छा काम किया, और इसके वजह से ये बीमारी पूरे विश्व से खत्म हो गई. तो इसमें 2 क्वेश्चन आता है आपको, और वहां पे आपका कंफ्यूजन हमेशा होता है. उसमें क्वेश्चन क्या आता है, भारत में चेचक या स्मॉल पॉक्स की बीमारी कब खत्म हुई, निर्मूलन हुआ. तो आपको लिखा है अप्रैल 1977. और पूरे विश्व में से कब खत्म हुआ, तो मई 1980. तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होता है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको याद रखिए. होता उस तरह. देन वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीज. तब नीचे बाद में जो कहा वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स 1970, एडवर्ड जेनर करके जो है इसने 1796 में इसने एडवर्ड जेनर करके जो था उसने ढूंढ के निकाली है. बाद में ज्यादा पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है उसमें, बाकी इतना कोई ज्यादा इसका है. तो स्मॉल पॉक्स जब होता था उसका नोटिफिकेशन यानी उसकी सूचना निकलती है. अभी ये बीमारी खत्म ही हो गई तो इसलिए इसके सूचना वगैरह निकालने का कोई सवाल ही नहीं आता. आपके इसमें कोई लोग नागपुर के रहने वाले हैं क्या? हेलो, हेलो. Yes, sir. हाँ सर. जन है क्या नागपुर का? हाँ? चलो, धन्यवाद. हा सर आहे नाही दे. तो आवाज का बारीक येतो की माझा आवाज येतो का बरोबर तुम्हाला? हो सर. हाँ सर. पण तुमचा आवाज खूप बारीक आहे, म्हणजे ऐकू येत नाही बरोबर बोलतो काहीतरी प्रॉब्लेम असला पाहिजे. तो ठीक है. तो ठीक है, नागपुर का इसलिए पूछा कि नागपुर के लोगों को ये दीक्षा भूमि करके जगह है, वो पता है क्या आपको दीक्षा भूमि? यस सर. यस सर. हाँ, तो दीक्षा भूमि के बाजू में एक बिल्डिंग है,
वो बिल्डिंग का पहला उसका बिल्डिंग का नाम आपको अभी वो बिल्डिंग का नाम आपको पता नहीं है। हमारे टाइम में वो भी फेमस बिल्डिंग थी, अभी भी है वो। उसको माता कचेरी या वैक्सीन इंस्टीट्यूट बोलते थे उसको, माता कचेरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट। वहाँ पे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पूरे ऑल ओवर इंडिया और बाकी देश को भी यहाँ से सप्लाई होता था, इसलिए उसका नाम था माता कचेरी या वैक्सीन। अभी ये बीमारी खत्म हो गई, इसलिए वहाँ का दूसरे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ये दूसरे ऑफिसर्स वहाँ पे आए हैं। तो ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो एक बीमारी अपन ने खत्म कर दिया, कौन सा, स्मॉल पॉक्स। तो फिर से अभी इसको 3-4 लाइन में इसको खत्म कर दिया। स्मॉल पॉक्स बीमारी ये वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी भारत से नहीं पूरे वर्ल्ड विश्व में से खत्म हो गई। भारत से ये अप्रैल 1977 में खत्म हो गई और पूरे विश्व से मई 1980 में खत्म हो गई। तो इस तरह से और ये वैक्सीन का जिसने ढूंढ के निकाला वो भी आपको है सर एडवर्ड जेनर करके, जो है ग्रेट ब्रिटेन का, इसने ये वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि किसने ये वैक्सीन ढूंढ के निकाला। बस इतना ही इस बीमारी के बारे में आपको याद रखना है। कंफर्म कैसे कॉल बैक होगा। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी, उसको चिकन पॉक्स वेरिसेला करके लिखा है। चिकन पॉक्स जो है इसको वेरिसेला करके जो है, तो हिंदी में क्या लिखा, हिंदी में चिकन पॉक्स सही लिखा, कांडण्यात आहे। कांडण्या शब्द मराठी लोकांनी ऐकला असेल, ते छोटे छोटे दाने दाने निकलते हैं, पता है, तो उसको कांडण्या बोलते हैं। तो ठीक है, पर अभी सेकंड बीमारी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चिकन पॉक्स वेरिसेला करके। ये बीमारी वायरस से होती है और ये वायरस से होती है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं इलाज है। नहीं है। हाँ, बोलते जाइए ना जोर से, तभी मेरे को समझ जाएगा ना कि आप सुन रहे नहीं सुन रहे, आपको समझ रहा नहीं। तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है होता है। तो ये एजेंट कौन सी है, वायरस। बस इतना याद रखिए, उसमें अलग अलग नाम दिए उन्होंने, तो नाम थोड़े से कठिन है, तो कठिन नाम है तो इसको याद नहीं रखना मुश्किल है। तो आपको वेरिसेला वायरस करके होता है, तो उससे वायरस बोलने से भी आपको अच्छा है। हिंदी वाले या मराठी वाले उसको विषाणु बोल सकते हैं, विषाणु से होने वाली बीमारी है। देन ये बीमारी कैसे फैलती है, ये थूक से फैलती है। थूक से यानी ये ड्रॉप से जो होता है, जो बिंदु जो होता है उससे फैलती है। ये अपन पार्ट 1 में पढ़ा था कि बीमारी कैसे फैलती है। तो ये मुंह से, थूक से फैलने वाली बीमारी है दोस्तों। तो नेचर इसका जो फेरेंजियो होता है, स्किन टिश्यू। फिर और इसमें जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, उद्भवन अवधि, तब जितने मैक्सिमम जो बीमारी है ना अपन जो पढ़ने वाले हैं, वो 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन आप लिखेंगे तो आप करीब करीब बिल्कुल सही आपको 7 से 14 दिन बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी में ज्यादा कम है तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, पर यूजुअली जितने भी बीमारी अपन पढ़ने वाले हैं 7 से 14 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन अवधि। अभी ये बताइए कि इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन अवधि इसका क्या मतलब है। ये पार्ट 1 में हुआ है आपका और इसके पहले भी हुआ। कौन बताएगा उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि ये वाइवा का क्वेश्चन है ये, या 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन अवधि का क्या अर्थ है, बोलिए जल्दी बोलिए। नहीं आता तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, नहीं आता तो आप लिख लीजिए उद्भवन इंक्यूबेशन पीरियड। दैट मीन्स द डिसीज स्टार्ट्स इन द बॉडी बट इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस द सिम्टम्स, यानी शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है मगर उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, इसको बोलते हैं। तो ये हर एक बीमारी के लिए अलग अलग टाइम होता है। तो ये जो चिकन पॉक्स है इसका जो बीमारी है 7 से 14 दिन, यानी कोई बच्चे के शरीर में ये चिकन पॉक्स की वायरस चले गए तो उसको लक्षण दिखने में 7 से 14 दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे उसको। तो दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड होता है।
देन ये बीमारी किसको हो सकती है? चिकन पॉक्स यूजुअली किसी को भी हो सकती है, पर ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों में ये ज्यादा दिखाई देती है. म्हणून मराठीमध्ये त्याचा कांजण्या म्हणतात. आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटे 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 दाने निकलते हैं पूरे शरीर भर. तो छोटे बच्चों में ये ज्यादा दिखाई देती है. एनवायरमेंट ये होता है ट्रांसमिट. ये बीमारी फैलती कैसी है? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये होता है. ये क्या है? ट्रांसमिशन करके लिखा है, तो यहाँ पे वहां पे आप अंडरलाइन कीजिए इसको. ट्रांसमिशन से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी बिंदुक या मुंह से तोंडात में जो थेन निकलता होता खांसी करने के टाइम में या जोर से बोलने से ये दूसरे को हो सकती है मोस्ट पेशेंट. तो ये उसको अर्पित दोष है. देन इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन लिखा है. आप 7 से 14 दिन लिखेंगे कभी भी आपको गलत नहीं होगा. उसमें 14 से 16 जो लिखा है, 7 से 14 दिन आप लिखेंगे तभी भी करेक्ट है. 7 से इंक्यूबेशन. फिर इसमें लक्षण. अभी इसमें लक्षण क्या है? ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है अपने देश में, यह है अभी भी बीमारी. पहली जो बीमारी अपन ने स्मॉल पॉक्स पड़ी थी उसका इरेडिकेशन निर्मूलन हो गया, पर ये अभी बीमारी अपने देश में है, पूरे वर्ल्ड में भी है. तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स यानी लक्षण क्या दिखते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, उस बच्चे को ये बुखार आता है, उसका गला खराब हो जाता है, उसको थोड़ी खांसी आती है, नाक बहता है. तो उसको बोलते हैं प्री इरेप्टिव्ह स्टेज, यानी शरीर के ऊपर जो दाणे, या हिंदी मध्ये त्याला ददोरे म्हटलं आणि मराठी मध्ये त्याला जे म्हटलं आहे, मराठी में उसको क्या लिखा, उद्भवनी पुरळ, उसमें शरीर मराठी मध्ये पुरळ, शरीर पुरळ येणं, ये दिखा आपके स्क्रीन में दिखाई दिया. ये को छोटे छोटे दाने निकलते दाने. तो ये 3 से 4 दिन रहते हैं. क्या? बुखार आना, गला खराब होना, नाक से पानी बहना, कभी कभी वॉमिटिंग होना, ये चीज. और तीसरे चौथे दिन के बाद उसके शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने निकलने आते हैं. ये लाल जो दाने निकलते हैं ये इसके शरीर में निकल जाता है. देन ये दाने निकलने का भी एक तरीका है. ये शरीर में बीच में आते हैं, यानी छाती में दिखाई देंगे, पीठ में दिखाएंगे, चेहरे में दिखाई देंगे पहले, और फिर हाथ और पैर में जाएंगे. इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी सेंटर में आकर साइड में चले जाते हैं. ये कभी कभी आपको खास करके जो मेरिट स्टूडेंट है इसको आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल बॉडी के सेंटर में वो आकर साइड में चले जाते हैं, यानी पहले चेहरे में दिखेंगे, छाती में दिखेंगे, पीठ में दिखेंगे, और बाद में हाथ में और पैर में फैलेंगे. तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल. तो उसको तो इस तरह से करने होता है. फिर ये जो दाने होते हैं ये क्या है, थोड़े फूल जाते हैं. कुछ दिन फूलने के बाद इसके अंदर थोड़ा पानी जमा होता है. पानी जमा होने का और फूल जाते हैं. कुछ दिन के बाद ये फूट जाते हैं. फूट जाने के बाद उसको सूख जाते और खपली, जला खपली मिलता ड्राई, उसको स्केल्स बोलते हैं. ड्राई पर जा खपली, और कुछ दिन के बाद पूरी खपली निकल के गिर जाती है और बच्चा ठीक हो जाता है. बच्चा ठीक हो जाता है. अभी अपन ने पहले ही पढ़ा है ये बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है. और वायरस से होती है इसलिए कोई इलाज नहीं है. तो आप बोले सर इसके लिए इलाज तो नहीं, फिर अपन क्या करते हैं? तो अपन उसको क्या इलाज करते हैं? उसको बुखार आ गया तो मेडिसिन देते. बुखार में कौन सी मेडिसिन दी जाती है? क्या दिया जाता है बुखार कम करने के लिए? पैरासिटामोल जो गोली है, क्या उसकी लिक्विड है, वो अपन देते हैं. उसको खाना पीना अच्छा रखते हैं, उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं. यदि वो डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको ORS देते हैं. यानी जो कुछ काम करते हैं वो बीमारी के लिए नहीं है, जो दूसरे जो सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए अपन वो ट्रीटमेंट करते हैं. क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि ये बीमारी वायरस से होती है और इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसलिए तो अपने आप ही बराबर होता है. तो इस तरह से ये सेकंड जो होती है, इसके लिए अभी तक कोई अपने यहाँ टीका नहीं है, वैक्सीन इसके लिए अभी अपने यहाँ कोई वैक्सीन निकला नहीं है इसके लिए. ऐसा देन इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? नोटिफिकेशन निकालना. नोटिफिकेशन यानी
सूचना, अधिसूचना, सूचना करके होता है। और ऐसे बच्चों को आप अलग रखिए, आइसोलेशन, एकाकीपन, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको आइसोलेट करके रखा है इसमें। देन उसकी जो चीजें उसने इस्तेमाल किए उसका डिसइंफेक्शन कीजिए, उसके कपड़े अच्छे से गर्म पानी से सोडा डाल के धोइए, उसके जो मास्क वगैरह जो है या उसके लिए जो जो चीजें उसने कांटेक्ट में है उसको आप अच्छे से डिसइंफेक्ट करना, निर्जलीकरण करना ये होता है। Then prevention, varicella zoster, varicella zoster, immunological 72 hours। तो इसलिए अभी ये वैक्सीन जो है एलाइवाटिन अभी ये अपने यहाँ देना शुरू नहीं हुआ इसके लिए। तो इसमें रोल ऑफ पैरामेडिकल वर्कर क्या होता है, इसमें जो होता है कि पहले केस को ढूंढो, देखिए बराबर आपको, और इसमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का कोई ज्यादा रोल नहीं है। इसको आप देखने से ही पता चल जाता है कि ये कांजण्या, ये चिकन पॉक्स की केस है, क्योंकि छोटे छोटे दाने निकलना, ये निकलना होता है, और देखेंगे कि आजू बाजू के बच्चों को भी वो हो रहा है करके, तो इसलिए आपको इजी जाता है। तो पहले फिर जैसा आप लोग को पता चल गया केस हो गई तो आपने नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब सूचना, सूचना निकालना है और उसको जता है। फिर बच्चों को उनको बताना है कि भाई इसको अलग कमरे में रखिए, आइसोलेशन, कि जिसके वजह से ये बीमारी दूसरे को फैलना नहीं चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे अपन ने 2 बीमारी अभी तक खत्म किया छोटे वाली। तो पहली थी स्मॉल पॉक्स, दूसरी थी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से ढूंढ के पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब वाइवा में क्वेश्चन आता है क्यों होता है। और वाइवा में मैंने आपको बहुत बार बताया कि वाइवा में 1-2 क्वेश्चन पूछने के बाद ही समझ जाता है वो एग्जामिनर को कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं और आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। बस 2 सवाल 3 सवाल में वो जान लेता है कि भाई आप कभी क्लास में आए नहीं है, आए भी होंगे तो आपका कोई ध्यान नहीं आपको, क्योंकि हमने ये खुद, मैंने इसके लिए इसका मेरे को एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूछा चिकन पॉक्स कैसे होता है पूरा, तो जो आप लोग जो होशियार है वो तो फटाफट बोलेंगे सर ये वायरस से होता है, इसके लिए कोई इलाज नहीं होगा। जो नहीं आता है वो बोलता चिकन खाने से होता है, तो चिकन खाने का इसका कोई संबंध नहीं है ये। तो वो ऐसा आंसर मिलने से ही हमको समझ जाता है कि भाई ये कभी आया नहीं है क्लास में, समझ गए क्या है। तो इसलिए तो अपन ने 2 बीमारी अभी खत्म कर दी है। तीसरी जो बीमारी है उसको होता है मीजल्स। तीसरी जो बीमारी है उसका नाम है मीजल्स, मराठी में त्याला गोवर म्हणतात, गोवर। खसरा, हिंदी में उसको खसरा बोलते हैं। ये बीमारी आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें भी आपके स्लाइड अच्छे से दिखाई दे रहा है कितना अच्छा है। इसमें जैसा कांजण्या जैसा इसका पूरा शरीर भर गया है, होता है। तो फिर से अपन शुरू करते हैं। ये मीजल्स जो बीमारी है ये आपको परीक्षा के दृष्टि से काफी क्वेश्चन है, इसके 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी है, 5 मार्क वाला क्वेश्चन भी है, काफी क्वेश्चन है इसमें, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। यानी मीजल हिंदी में जो खसरा बोलते हैं, तो ये खसरा जो बीमारी है ये आपके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन पूछेंगे उसमें, इसलिए ये खसरा होते हुए आपको एक खतरा जैसा हो गया। अब तो मीजल्स यानी गोवर, मराठी तेलुगु। तो शुरू करते हैं इसकी तीसरी बीमारी। ये बीमारी कैसे होती है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। हाँ तो जल्दी बोले ना, फट से, बहुत टाइम लगाया आपने। इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये वायरस से होने वाली बीमारी यानी विषाणु से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए देन ये बीमारी फैलती कैसी है, थूक से यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, हिंदी में त्याला बिंदुक म्हणतात, बिंदुक जो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये बीमारी फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन। यानी आप देखेंगे अभी कि अपन 3 जो बीमारी पड़ी उसमें सब चीजें कॉमन आ गई।
पहले स्मॉल पॉक्स पढ़ा, वो भी वायरस से होने वाली थी, अभी 2 खत्म हो गई। दूसरी अपन ने पहला चिकन पॉक्स, वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है। अभी मीजल्स पढ़ रहे, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। तीनों बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। तीनों बीमारी का इनक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन है कि नहीं? तो कितना सिंपल है, यदि ध्यान रखेंगे तो। खाली आगे में लक्षण जो है उसमें काफी आगे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जो होता है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है, ये बच्चों को जो होती है, ये यूजुअली खास करके ये जो गोवर है, ये भी बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है, बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है, ये उचित है। तो मीजल्स का होता है, इसको पैरामैक्सोवायरस करके लिखा है, पर आपको इतना बड़ा शब्द नहीं आता। आप वायरस भी बोलने से भी आपको मार्क मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी इतना जो डिफिकल्ट वर्ड है, इतना आपको एक्सपेक्ट नहीं करते। जो खास करके बीएससी वगैरह जो हुए होंगे उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, बाकी अदर्स नहीं। देन ये बीमारी जो होती है कैरियर स्टेट होता है। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है कि जो बिंदुक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, नाक से जो पानी बहता है, खांसी करता है, वो होता है। तो जो उसकी वजह से ये बीमारी है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन पर्सन टू नॉर्मल थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय स्मॉल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहां पे आप अंडरलाइन करते जाइए वहां पे, तभी आपको इजी जाएगा। मिल रहा है क्या आपको? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन करके जो है पेज नंबर Yes, sir. 164 में हूं मैं इंग्लिश में। तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में लिखा है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मैं लिखा हेलो Yes, sir. Yes, sir. हिंदी मध्ये जे 142 पहिला संक्रमण का प्रसार। तो संक्रमण का प्रसार जो होता है उसमें जो लिखा है उत्तर होता है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से संपर्क फैलता है। तो बिंदुक से करके लिखा नहीं होता, लिख लीजिए आप संक्रमक से। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 14 दिन लिखिए। आपके इसमें कम ज्यादा किए, आप इसको 7 to 14 डेज में डाल दीजिए, तभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ये बच्चों की होती है, बच्चों में दोनों को भी हो सकती है, लड़का लड़की सबको हो सकती है इसको, इसमें कोई फैमिली इम्यूनिटी न्यूट्रिशन। देन ये बीमारी जो है खास करके उन्होंने देखा कि जनवरी टू अप्रैल इस महीने में ज्यादा दिखाई थी, कभी भी आ सकती है, पर जो स्टैटिस्टिक्स बोलते यानी आंकड़ेवारी देखेंगे तो जनवरी अप्रैल महीने में ये ज्यादा बीमारी दिखाई दी है। ट्रांसमिशन जो लिखा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फिर से वर्ड आ गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट यानी बिंदुक, जिसके वजह से तो पूर्ण रूप से। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये मेन चीज है। अभी आ गया लक्षण यानी क्लिनिकल फीचर्स, यानी उसके लक्षण क्या है, विशेषताएं, रोग की विशेषताएं या त्याला लक्षण म्हणतात। क्या क्या लक्षण है? इसमें 3 स्टेज होती है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मीजल्स, यानी गोवरची काय लक्षणे आहेत, लक्षणे लिहा क्या इसके, यानी खसरे के क्या लक्षण है, वो आप विशेषता है वो बताइए। तो इसमें आपको पहले कहा ये 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज में इसका होता है। तो सबसे पहली स्टेज है प्रीट्रोमल, यानी शरीर के ऊपर रैशेस निकलने के पहले, जिसको मराठी में लिखा है, मराठी का शब्द विस्फोटन या कुछ लिखा है, उसको होता है शरीर के ऊपर ददोरे, हिंदी में लिखा है, जो निकलना है उसके पहले की स्टेज। इसमें क्या होता है? वैसे इसमें बच्चे को बुखार आता है, नाक बहते रहता है, गला खराब होता है, वॉमिटिंग होता है, कभी कभी डायरिया भी उसको हो सकता है, इस आंखें लाल हो जाती है। तो इसके वजह से ये हो रही है। ये 3 से 4 दिन तक रहता है पहली स्टेज। उसके बाद अभी यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बताना है। इसमें पहली स्टेज में अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी मीजल्स पढ़ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? बच्चे को बुखार आता है, खांसी आती है, गला खराब हो सकता है, नाक बहता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकती है, आंखें लाल हो सकती है। और इस स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में बच्चे का आप मुंह खोल के देखेंगे तो मुंह में आपको दिखा है लाल जो होता है, नीले सफेद छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते, स्पॉट्स दिखाई देते, स्मॉल ब्लैश व्हाइट स्पॉट्स, और इसको बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट।
इसको बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट। तो ये कॉप्लिक स्पॉट शब्द है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, पेज नंबर 165 में सबसे नीचे में है। और मराठी हिंदी मध्ये 143 पेज आहे, कॉप्लिक्स के धब्बे। मिला क्या? यस सर। यस सर। मराठी सर. मराठीमध्ये आहे 154 पेजवर खालतून दुसरा पॅरेग्राफ कॅपेलिक्स करके लिखा है, वो कॉप्लिक्स होना चाहिए, कॉप्लिक्स मराठी में कॉप्लिक्स। ये शब्द जो है कॉप्लिक स्पॉट, ये हिंदी मराठी और इंग्लिश में एक ही है। अभी ये इसको मैं क्यों बार बार बोल रहा, क्योंकि ये 1 लाइन 1 मार्क और वाइवा का क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछता है कि कॉप्लिक स्पॉट कौन से बीमारी में दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लिखना है, मीजल्स यानी खसरा या गोवर, मराठी में गोवर में दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर ही होता है कि कॉप्लिक स्पॉट कब दिखाई देते हैं। तो आपको लिखना है कि फर्स्ट स्टेज में पहली जो अवस्था है किसकी, गोवर की, उसमें से जैसा ही सेकंड स्टेज शुरू होती है ये स्पॉट जो है वो खत्म हो जाती है, ये स्पॉट दिखाई नहीं देंगे। तो सेकंड स्टेज कब शुरू हो जाती है, जब बच्चे के शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने निकलना, इरप्टिव स्टेज, उसको बोलते हैं इरप्टिव स्टेज, या उसको बोलते हैं जो शरीर के ऊपर जो होता है उसको स्फोटन जो होता है, या ददोरे हिंदी में लिखा है, दंदोरे, ये निकलते हैं। और आपके स्क्रीन में देखेंगे तो देखो एक साइड छोटा बच्चा पहली स्टेज दिखाई दिया है, लेफ्ट साइड का जो बच्चा है ना वो जैसा लाल लाल सा उसका हो गया है, अभी दाने नहीं निकले होता है, उसको बुखार आया होगा, वो हो गया। और तीसरा आखिरी वाला जो चेतना जो है उसके पूरे शरीर में ये भर गया, उसको भर गया। तो इस तरह से पुरळ, मराठी में त्याला पुरळ लिहिलं आहे, पुरळ शब्द था। तो ये सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये जो उसमें जो होता है पूरा शरीर में ये प्रोड्रोमल स्टेज हो गया, तो उसमें जो होता है प्रोड्रोमल, तो ये जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ये दाने थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर इसमें पानी जमा होता है, वो फूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद फूट जाते हैं, उसमें से पानी निकल जाता है, वो सूख जाते हैं, खपली पड़ जाती और खपली निकल जाती, बच्चा ठीक हो जाता, बच्चा ठीक हो जाता। यहाँ पे और इसके पहले जो अपन ने बीमारी पड़ी कौन सी, इसके पहले कौन सी, चिकन पॉक्स जो पड़ी थी अपन, उसमें भी ये शरीर के ऊपर दाने निकलते, इसमें भी दाने निकलते। पर चिकन पॉक्स में आपने देखा है कि सेंट्रीपिटल यानी पहले शरीर के बीच में निकलती, चेहरे पे, छाती पे, पीठ पे, और बाद में हाथ में और पैर में जाती। इसका उल्टा है, इसमें मीजल्स में पहले शरीर के साइड में निकलते हैं छोटे छोटे दाने और फिर शरीर के बीच में आ जाते। तो इससे पहले वाले को सेंट्रीपिटल बोलते होते हैं। तो इसको जो होता है प्रिंस होता है, इसको appearance is downward nature body। तो ये यहाँ पे फर्क है कि ये पहले दाने जो है पहले बाजू में निकलते और ये उसके बाद तीसरी, ये कुछ दिन तक रहते हैं, फिर खपली गिर जाती होते हैं। और तीसरी स्टेज कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट, अभी बच्चा इतना बीमार रहता है, उसको वॉमिटिंग होता है, उल्टी होती है, बुखार होती है, इसलिए बच्चा खाता पीता नहीं, और खाता पीता नहीं इसलिए वो कमजोर हो जाता है, उसको वीकनेस आता है। तो इस वजह से वीकनेस होने से उसको रेजिस्टेंस पावर, प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, इसलिए कभी कभी दूसरा इन्फेक्शन भी उसको हो सकता है। तो इसलिए होता है। अभी इसका डायग्नोसिस का कोई जरूरत नहीं आपको, तो वायरस देखने के लिए होता है, उसको छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि ये क्लिनिकली आप इजीली देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये गोवर की केस है, और आजू बाजू में बच्चों को भी किसी ना किसी को हो गया होगा। देन इसका ट्रीटमेंट है क्या, ट्रीटमेंट तो है ही नहीं इसके लिए, इसके क्योंकि ये वायरस से होने वाली। फिर अपन करते क्या है, अपन ट्रीटमेंट किस चीज की करती है, उसको बुखार है तो उसको बुखार कम करो, पैरासीटामोल दो, बहुत ज्यादा बुखार तो पानी के ठंडे जेल रखते हो, बच्चा खाता सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज बच्चे ट्रीटमेंट है इसको
साइड में होता है ऐसे। अदरवाइज मीजल्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है, इनकी जी पास होता है। देन उसके सिवा फिर और क्या करना है, बच्चे को अलग रखना, आइसोलेशन, दूसरे को बीमारी फैलना नहीं चाहिए। उसने जो जो चीजें इस्तेमाल किए उसको डिसइंफेक्शन कीजिए, उसके जो बेडशीट है, पिलो कवर है, उसके कपड़े है, ये सब चीजें जो इस्तेमाल किए उसको डिसइंफेक्शन। तो मेन कारण क्या है कि ये बीमारी फैलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको होता है, बाकी होता है। फिर उसका नोटिफिकेशन भी निकालना है, नोटिफिकेशन यानी सूचना। तो सूचना निकालने से फायदे क्या है, ये बाकी आजू बाजू के लोगों को समझ जाता कि अपने एरिया में मीजल्स की बीमारी चल रही है। देन इसके लिए, ये न होने के लिए आपको इसका वैक्सीन है, वैक्सीनेशन। आपका वैक्सीनेशन का चैप्टर हो गया क्या, वैक्सीनेशन? हाँ यस सर, हाँ यस सर, यस हो सर, गया? हाँ हो गया सर। हाँ सर। हाँ, तो ये मीजल्स की वैक्सीन कब देते हैं बच्चों को? बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन कब देते हैं? यही तो होता है ना कि चैप्टर तो हो गया, पर आप आंसर नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 महीने में दी जाती है, याद रखना। और कैसे दी जाती है? सब क्यूटेनियस, त्वचा के अंदर सब क्यूटेनियस ये दी जाती है उसको, ये दी जाती है उसको इस 90 महीने में ये। और इस वैक्सीन के साथ विटामिन ए दिया जाता है। ये भी 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन है कि मीजल्स वैक्सीन के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन ए दिया जाता है, विटामिन सी। फिर 9 to 12। तो इसमें 1 लाइन 1 मार्क वाले 2-3 क्वेश्चन हो गए। क्या हो गया कि मीजल्स के लिए वैक्सीन है क्या? हाँ वैक्सीन है। वैक्सीन यानी टीके। कब लगाया जाता है? ये 90 महीने में लगाया जाता है। उसको कैसे लगाया जाता है? सब क्यूटेनियस, त्वचा के अंदर 0.5 ml करके जो है उतना दिया जाता है, सब दिया जाता है। और ये जिंदगी में एक ही बार लगता है, जिंदगी में। यानी कितना अच्छी बात है, देखो, यानी एक बार लगा लो तो बच्चों को दोबारा कभी ये मीजल्स नहीं हो सकते उसको। तो कितनी अच्छी है। तो इसलिए आपको मैंने ये बताया कि ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी फायदा है, उसको तो पढ़ना ही है आपको परीक्षा पास होने के लिए, पर ये नॉलेज की वजह से आप दूसरे लोगों को, यानी समाज में जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जिसको होंगे, तो उनको आप एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप ये टीके जो लगते हैं गवर्नमेंट के, इसमें आप जरूर लगवाइए, इसमें बच्चे का फायदा होता है, उसमें बच्चे का फायदा होता है। तो इसलिए आपको होता है। तो इस तरह से आपका दोनों पार्ट जो है उसका होता है। अभी इसमें एक आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि मीजल्स वैक्सीनेशन, यानी मीजल्स का, खसरे का टीकाकरण या गोवर से टीकाकरण। अब ये 5 मार्क का जब क्वेश्चन आएगा तब आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। 1 लाइन 1 मार्क वाले में अपन 1 लाइन ही लिखते हैं, है कि नहीं? हाँ बोल रहे कि सुन रहे कि नहीं आप? हेलो? यस यस सर, सर, यस सर, यस हाँ, सर। बीच बीच में थोड़ा पहले जब चालू किया था तब करीब करीब 30-40 लोग थे, अभी खाली 4 ही लोग बच गए, बाकी सब चले गए। चलो 4 तो 4 ही रह गए, तो कोई बात सर नहीं। 43 जन है, 43 है? 43 जन है सर। 43 है सर। नहीं नहीं हाँ, बोलने तो वाले 40 4 हैं, थे, 33 हो गए, अभी तो 4 ही बच गए। बोलने वाले 4 4 लोगों जने की हैं। आवाज आ रही, 4 ही दिखाई दे रहे मुझे, तो कोई बात नहीं सर, सभी है। चलो ठीक है। बाद में थोड़ा टाइम के बाद मैं अकेला ही रह जाऊंगा, आप सब चले जाएंगे, मैं अकेले बड़बड़ करते रहूंगा। नहीं सर। हाँ, तो हाँ फिर से वापस आ गया। सर क्वेश्चन सब आएगा जने 5 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन में क्या आएगा? मीजल्स वैक्सीनेशन। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। सर यानी इसको गोवरचा टीकाकरण, या आप उसमें लिखेंगे क्या बात? क्योंकि 1 लाइन 1, अभी इतना बड़ा, इसको 5 मार्क में क्या लिखेंगे आप? जो होता है तो ऐसा नहीं कि एक ही लाइन 5 बार लिख दो, तो वो नहीं चलेगा। आपको एक ही मार्क मिलना, तो बोले सर हम एक ही लाइन 5 बार लिख दिया, 5 मार्क मिलना चाहिए, वैसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले अपने इससे आंसर कैसे देना है इसका, मीजल्स वैक्सीनेशन का। मीजल
कि मीजल्स यानी खसरे का जो टीका है ये छोटे बच्चों को 90 महीने में दिया जाता है। 0.5 ml सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे दिया जाता है। ये जिंदगी में एक ही बार दिया जाता है। हो गया। यदि ये टीका 90 महीने के पहले दिया गया तो माँ के तरफ से उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज है, माँ के तरफ से बच्चे के शरीर में अपने आप एंटीबॉडीज आती है, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो आई है वो ये टीके को निष्क्रिय कर देंगी, निष्क्रिय कर देंगी, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अपन उसको 90 महीने में लगाते हैं। तो इसलिए 90। पर आजू बाजू में अभी उसका नेक्स्ट वन यानी 3-4 सेंटेंस हो गया, अभी चौथा 5वां सेंटेंस। यदि आजू बाजू में बच्चों को ये मीजल्स की बीमारी चल रही है, आजू बाजू में मीजल्स की, और आपका बच्चा कम से कम 6 महीने का है, तो आप उसको टीका लगा सकते हैं। और एक टीका ये पहला लगाना है, कितना, 0.5 ml। 30 दिन के 4 हफ्ते के बाद यानी 28 दिन के बाद और एक टीका लगाना है, और बच्चा जब 90 महीने का होगा तब उसको और एक टीका लगाना है। इसको कम से कम 36। इसलिए ये इस तरह से आपको 5-6 सेंटेंस देगा। इसलिए इसको रिपीट करता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? ये मीजल्स वैक्सीनेशन, खसरे का टीकाकरण, खसरे का दिया गोवरचा टीकाकरण। तो पहले सबसे सेंटेंस क्या कहता है कि मीजल्स वैक्सीन इज गिवन टू द चाइल्ड व्हेन ही इज 9 months old. It is given 0.5 ml subcutaneously. खसरे का टीका बच्चों को 90 महीने में लगाया दिया जाता है। 0.5 ml ये त्वचा के अंदर, त्वचा के नीचे दिया जाता है। कुछ बताए। ये टीका 90 महीने के पहले यदि बच्चों को दिया जाएगा तो माँ के तरफ से उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो ये टीके को निष्क्रिय कर देंगी, यानी उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये टीका 90 महीने में दिया जाता है। पर आजू बाजू में यदि मीजल्स की काफी पेशेंट है, काफी बच्चे बीमार है मीजल्स से, और आपका बच्चा कम से कम 6 महीने का है, तो आप उसको टीका लगा सकते हैं, एक टीका। पर उसके लिए आपको 28 दिन के बाद, 4 हफ्ते के बाद और एक टीका लगाना पड़ेगा, और बच्चा जब 90 महीने का होगा तो उसको और एक टीका लगाना पड़ेगा। यानी जो बच्चा तंदुरुस्त है, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक ही टीका 90 महीने में सफिशिएंट है। पर जिसको आपको 6 महीने में जिसको लगाया, इसको 3 टीके लग गए, यानी पहले 6 महीने में लग गया, फिर 28 दिन के बाद एक लग गया, फिर बच्चा 90 महीने का हो गया तब और एक लग गया। तो इस तरह से आपको वैक्सीनेशन का ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इतना आपको उसको लिखना है। देन कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? एक ही वैक्सीन में 2-3, यानी एक ही वैक्सीन में 2 या 3 मिला के दीजिए। कोई आपका वैक्सीन हो गया तो बताइए कौन सा उदाहरण दीजिए। कंबाइंड वैक्सीन या संयुक्त वैक्सीन करके लिखा है आपके इसमें, संयुक्त टीका कौन सा होता है? संयुक्त यानी एक ही इसमें 2-3, कौन सा है बताइए? डीपीटी, डीपीटी, हाँ, टीटीटी, डीपीटी, बिल्कुल सही बताया। देर से क्यों बोलते थे? करेक्ट बताया। अभी जैसे अभी वाइवा कैसे शुरू होता है, ऐसा होता है कि संयुक्त वैक्सीन का नाम बताओ, फिर आपने बताया डीपीटी, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा आ ही जाता है कि डीपीटी का अर्थ क्या है। तो बताइए डीपीटी का अर्थ। डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। हाँ, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। ये कंबाइंड वैक्सीन है। वैसा ही दूसरी वैक्सीन है जिसको बोलते हैं MMR, उसको बोलते हैं MMR करके जो बोलते हैं, या MR बोलते हैं। यानी इसमें 2 या 3 टीके। MMR है मम्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स, मीजल्स, रुबेला करके से 3 टीके मिलके, या मम्स या मीजल्स और रुबेला ऐसे 2 मिलके भी दे सकते। ये भी संयुक्त वैक्सीन है। एक ही टीका लगाने से 2 बीमारी के लिए उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आपका ये मीजल्स तीसरा जो होता है। देन इसके बाद
आपने करना क्या है इसके लिए? इसके लिए इलाज तो है ही नहीं, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और अपन इलाज जो करते हैं वो बुखार कम करो, खाना अच्छा रखो, उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो अच्छा रखो, उसको रेस्ट करने के लिए बोलो, जिसके उससे से उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी बच्चे की। ये में फिर उसको आइसोलेट करो, अलग रखो उसको अलग रखो, उसके कपड़े वगैरह जो है निर्जंतुक करो, जिसकी वजह से बीमारी फैले। और नोटिफिकेशन निकालो, यानी उसकी सूचना निकालो जिसकी वजह से होता है। तो आइडेंटिफाई द केसेस, नोटिफाई द केसेस, हेल्थ एजुकेशन लोगों को होता है। और अपने यहाँ अभी भी गांव में क्या, इवन शहरों में भी बहुत से लोग है ना, ये देवी या खसरा या गोबर, ये जो होता है इसको बोलता है ये देवी का प्रकोप है, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए इसको कुछ? फिर बाद में ये खत्म, उसको देवी का प्रकोप है तो देवी के पास जाते हैं, इसको लेके जाते हैं, वो होते हैं। फिर कोई बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है, होता है, उसको अर्पण करते हैं, तब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर आप एकदम उसको बताएंगे तो वो मानेंगे नहीं आपकी चीज, क्योंकि मन में ये भरा हो कि ये देवी के एक प्रकोप से होता है। तो उनको बताया कि ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, पर मैं जो बताता वो भी कीजिए, जिसके वजह से आपका बच्चा ठीक होगा। है ना, उनका भी थोड़ा सा मान लो और अपना भी उनको पॉइंट बता दो। ठीक है, आपको देवी की प्रार्थना करना है, पूजा करना है, जरूर कीजिए, पर मैं जो बता रहा हूँ वो भी कीजिए आप उससे। तो इसलिए आपको वो भी चीज उनको बताना है। तो यही बताया। तो यहाँ पे अपन ने 3 बीमारियां पढ़ी। एक पहला स्मॉल पॉक्स, दूसरा चिकन पॉक्स और तीसरा मीजल्स। देवी यानी जो होता है चेचक, दूसरा जो होता है चिकन पॉक्स यानी कांजड़िया, और तीसरा मीजल्स यानी खसरा या गोवर। ये 3 चीजें, और तीनों चीजों में फिर से अपन अभी कॉमन सिर्फ है। तीनों बीमारियां किसके वजह से होती है? वायरस से होती है। और वायरस से होती है इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी फैलती कैसी है? बिंदुक से, ड्रॉपलेट से देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 से 14 दिन। कितना सिंपल हो गया ना। ये तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, एक जैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर फर्क होता है। तो वहां पे तो फिर पहला जो है स्मॉल पॉक्स, वो तो उसका इरेडिकेशन ही हो गया, निर्मूलन हो गया पूरे वर्ल्ड में से। तो उसमें 2 ही क्वेश्चन थे, भारत में कब हुआ और वर्ल्ड में से कब हुआ, वो तारीख आपको याद रखना है। और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने ढूंढ के निकाला, उस आदमी का नाम याद रखना है। देन चिकन पॉक्स में आपको याद क्या रखना है कि उसका क्लिनिकल फीचर्स जो होता है, उसके लक्षण क्या है, वो आपको याद रखना है। मीजल्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा है। मीजल्स में आपको क्या याद रखना है कि उसके क्लिनिकल फीचर्स यानी उसके लक्षण, ये लंबा है। तो उसमें 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज यानी ये प्री रैशेस निकलने के पहले, प्री इरप्टिव स्टेज बोलते हैं उसको, यानी वो निकलने, यानी उसको विस्फोटन के पहले की स्टेज जो होता है, ददोरे निकलने के पहले उसमें। और वहां पे मेन चीज वहां पे मिजल्स में है कि फर्स्ट स्टेज में उसका बच्चे का मुंह खोलेंगे तो अंदर में नीले सफेद धब्बे दिखते हैं, उसको कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। कॉप्लिक स्पॉट, ये कॉप्लिक स्पॉट में आपको 99% को ये स्टूडेंट को वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन है 3 अलग अलग तरह से पूछा जाता। बिल्कुल सिंपल वाला क्या है, कॉप्लिक स्पॉट कौन से बीमारी में दिखाई देते हैं, तो आपको लिखना है मिजल्स या खसरा, या जो आपको लिखना है तीनों भी, इसमें गोवर जो भी लिखना है। हिंदी मराठी वाले इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने इंग्लिश मीडियम लिखा है और आपको 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है कि कॉप्लिक स्पॉट इन विच डिसीज द कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन, और आपको मिडल शब्द नहीं आया, अगर खसरा आ गया तो खसरा शब्द आपने इंग्लिश वाले में लिखा, वो सही तो है पर आपको मार्क नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम लिया है। पर इंग्लिश मराठी और हिंदी वाले तो हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, यानी वो मिजल्स भी लिख सकते हैं, खसरा भी लिख सकते हैं, या मराठी वाले इसको गोवर भी लिख सकते हैं। याद रखना ये इंग्लिश वाले, क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम लिया है। देन उसमें कॉप्लिक स्पॉट में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, मीजल्स में जो मुंह में जो सफेद नीले धब्बे दिखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है कॉप्लिक स्पॉट। और जो मेरिट स्टूडेंट है उसको बोलते हैं कि आप मेरिट स्टूडेंट है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आपको एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ
कि कॉप्लिक स्पॉट, मीजल्स में जो कॉप्लिक स्पॉट दिखते हैं वो कब दिखाई देते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? फर्स्ट क्वेश्चन स्टेज। फिर से सुनो कि मीजल्स में जो कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देते हैं वो कब दिखाई देते हैं? फर्स्ट स्टेज में। हाँ फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में। हाँ, ये लिखना है, ये इट इज सीन ओनली इन फर्स्ट स्टेज। जैसे ही सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है वो तब डिसअपियर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते, निकल जाते हैं, उसको ये याद रखना उसको। तो ये खास करके कभी कभी पूछते हैं कि आपको मेरिट में आना तो एक क्वेश्चन में बताया, तो आपने सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर देना चाहिए। सर हमको मेरिट में नहीं आना है, सर हमको सिंपल ही क्वेश्चन पूछो, हमको नहीं आना मेरिट में। ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे उसको। तो यहाँ पे आपको 3 बीमारियां अपन ने खत्म कर दिया। चौथा जो है वो रुबेला, जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स, रुबेला, मराठी में रुबेला ही करके लिखा है, हिंदी में क्या लिखा पता नहीं। जर्मनी खतरा। हिंदी में क्या लिखा है? जर्मनी खतरा। हाँ जर्मनी खसरा। हाँ, तो रुबेला करके जो लिखा है, तो रुबेला ये भी मीजल जैसा ही है, खाली इसमें खाली अलग चीज है कि इसमें लिम ग्रंथि, लसिका ग्रंथि ये बढ़ जाती है। गले के वहां जो लसिका ग्रंथि होती है, काख में जो होती है, या खास करके पैर में, तो काख में और जो गले में होती है वहां पे जो लिम ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। बाकी सब चीजें जो मीजल्स में होती है वही इसमें होती है। बिल्कुल सिंपल है। तो जर्मन मीजल्स में ये बीमारी किसके वजह से होती है? ये वायरस से होती है, यानी जीवाणु से होती है, और वायरस से होती है इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है। हाँ। चलो अभी 2 ही लोग रह गए, चलो इलाज नहीं है इसलिए। देन ये बीमारी फैलती कैसी है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, बिंदुक से होते। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 से 14 दिन है होता है। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल जैसा। खाली इसमें मेन चीज है जो इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें लिम ग्लैंड, लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, ये मेन चीज है। ये छोटे बच्चों में होती है, जैसा उसका भी होता है, संचरण जो होता है 7 से 14 दिन। तो इस तरह से लोग की विशेषता है। तो इसमें भी 3 स्टेज में होता है। पहला तो प्रीड्रोमल स्टेज, जो पहले मीजल्स में अपन ने बड़ा बुखार आता है वो आता है, इसमें होता है, सब चीजें वैसी होती है, खाली इसमें लिम्फेडिनोपैथी करके लिखा है एक शब्द, पेज नंबर 147 हिंदी में, और इंग्लिश में जो लिखा है पेज नंबर 170 में ऊपर में, लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फेटिक ग्लैंड यानी लसिका ग्रंथि है वो फूल जाती है, वो सूजन आती है। खास करके गले के माँ और जो एक्सिला में काख बगल जिसम है उसके अंदर जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर बाद में उसका ददोरे निकलना, ये रैशेस निकलना, जैसा पहले उसमें था वैसा इसमें भी होता है। और पहले साइड में आते हैं फिर सेंटर में पड़ता है। तो सेंट्री, वो पहला वाले को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, यानी बाहर से पहले साइड में आते हैं फिर सेंटर में आते हैं। और जो चिकन पॉक्स में उल्टा हुआ कि पहले सेंटर में आते हैं फिर साइड में जाते हैं। तो इसमें इस तरह से आपका मस्तिष्क में सूजन सिंड्रोम। तो इसमें ज्यादा नहीं है। इसमें ये न होने के लिए अपन वायरल ये जो होता है इसका टीका लगाते हैं। वो कौन सा टीका जो लगाते हैं? इसका MMR करके टीका है, मम्स मीजल्स रूबेला करके, मम्स मीजल रूबेला करके, या कभी मीजल्स और रूबेला, ये कंबाइंड वैक्सीन अपन इसको देते हैं, कंबाइंड वैक्सीन इसको देते हैं, कंबाइंड वैक्सीन। तो रूबेला वैक्सीन MMR करके भी आता है, मम्स मीजल्स रूबेला। तो मम्स यानी तीसरी और एक बीमारी है साइड इफेक्ट। तो इसको क्या करना है? इसके लिए इलाज तो है नहीं। इलाज क्या करना है? बुखार आ गया तो पैरासीटामोल दो, बच्चे का खाना पीना अच्छा रखो जिसके वजह से उसको निर्जलीकरण नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के उसका खाना अच्छा रखो, उसको रेस्ट करो, उसको अलग रखो तो दूसरे को नहीं। जो सब चीजें पहले पढ़ी अपन ने 3 बीमारी में, वही यहाँ पे भी लागू है।
और खाली इसमें वैक्सीन है वो कंबाइंड वैक्सीन दिया जाता है जिसको MMR बोलते हैं, मम्स मीजल रूबेला, यानी 3 इसको ये दिया जाता है। बचाओ। तो यहाँ पे अपन ने कम से कम 4 बीमारियां अपन ने खत्म की थी उसको, 4 बीमारियां। तो साइड इफेक्ट होता है। देन पैरामेडिकल स्टाफ की क्या भूमिका है कि पहले पेशेंट को पहचानो, यानी उसका डायग्नोसिस करो, फिर सूचना दो, इसको अलग रखो, टीकाकरण करो, होता है ना। बिल्कुल सिंपल है चारों चीजें। तो 4 चीजें अपन ने जो पढ़ी है इसको, तो आज वायरस के लिए होता है। ये रूबेला करके देखो यहाँ पे दिया है, खाली यहाँ पे आपके स्लाइड में जो दिया है उसका जो पूरा या रैशेज जो निकले है वैसे ही है, खाली इसमें एडिशनल क्या है, रूबेला में लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथि वो बढ़ जाती है। तो लसिका ग्रंथि गले में भी होती है, काख में भी होती है, ये दो बाकी जगह में भी होती है, पर यहाँ पे जो है वो इफेक्ट होती है, इसमें सूजन आ जाती है, वो फूल जाती है और उसके वजह से उसको दर्द भी होता है, पेशेंट को, मरीज को दर्द भी बहुत होता है। तो ये एक मेन चीज है जो जहाँ पे आपको इसको दिखाया जाता है। इसमें कभी कभी जो लिखा है कि कभी कभी जन्मजात रूबेला होता है, उसको अपन अभी आज यहाँ पे नहीं बनाइए, यहाँ पे आज नया चैप्टर शुरू हो गया तो उसको अपन आज यहाँ पे रुकेंगे। और फिर से बहुत दिन के बाद मेरा क्लास हुआ है, इसलिए आपको बताया था कि जो आज आपको पढ़ा इसको पढ़िए, और जितना कम से कम अंडरलाइन किए उसको तो बिल्कुल रखिए आपको, क्योंकि उसमें आपका दोनों चीज कवर होती है। 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन हो जाता है, वाइवा का हो जाता है, और जहाँ पे 5 मार्क वाला मैंने बोला वो भी कवर हो जाता है। तो इसको अपन कल को इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कल इसकी रिवीजन करेंगे, और फिर आगे में जो है आज यहीं रुकेंगे कल के लिए जो है, क्योंकि उसके आगे नेक्स्ट वाला जो है वो मम्स करके जो है कंठ रोग जो होता है, अलग अलग नाम दिया है, कंठ रोग मम्स जो है। या अभी टाइम है 10 मिनट, तो ठीक है एक बीमारी और भी खत्म कर देते हैं, चलो। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कंठ रोग मम्स करके ये रखा है, मम्स। मराठीत काय लिहिलंय त्याला, मराठीमध्ये काय लिहिलंय? हॅलो, मराठी वाले सांगत हो, कोणी नाही का मराठी? गालगुंड। हाँ तब सांगा ना, गालगुंड। आप पेज पलटाते नहीं है क्या? क्योंकि आप इसके बारे में मैंने पहले था कि पिछले बैच में, यानी अभी नहीं, जो जब ये क्लास ऑफलाइन क्लासेस चलते थे तब मैं जो पढ़ाता था तो मराठी वाला बोले सर आप जो पढ़ा रहे हो मेरे किताब में कुछ लिखा ही नहीं हिंदी मराठी, ते माझ्या पुस्तकात नाहीच आहे म्हणे, तुम्ही जे शिकवून राहिले ते। तर मी म्हटलं काय, तर मी तुम्ही जे आता सांगतात आहे ते, तर तो पेजच पलटवत नव्हता, तुम्ही सांगितलंच नाही म्हणे तुम्ही पेज पलटवा म्हणून, तुम्ही ते त्या एका पेजवरच पाहून राहिलं मग असं। तर मैं बोला नहीं कि पेज पलटा होता, खुद पलटाना चाहिए ना दोस्तों। हो सर, पलटवला। नहीं तो पूछना चाहिए सर ये पेज में दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो कहाँ पे आ गए 160, 160 पानावर है, पण मराठी मध्ये गालगुंड गालफुगी 2 नाव लिखा है, और इसमें जो होता है हिंदी में कोई नया ही नाम निकाला उन्होंने, कंठ पहले इसमें नहीं था, कंठ रोग करके लिखा है, ये गलत नाम है एक्चुअली, गलत मम्स करके जो होता है इसको था, उसको गलसुआ करके पहले आया था, ऐसा पहले एडिशन है इसमें गलसुआ करके लिखा था, गालफुगी पण म्हणते ये ना सर, गालगुंड। तो ये गालगुंड जो होता है यानी गालफुगी म्हणते ना सर, गालफुगी। हाँ गालफुगी। चलो तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं अभी। तो ये मम्स जो बीमारी है ये वायरस से होती है, और ये वायरस से होती है इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। हाँ इलाज नहीं है। अभी 3 लोग बोले, चलो अच्छा है 3 हो गए, पहले 3 4 थे अब 3 हो गए। तो इलाज नहीं है, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी फैलती कैसी है, बिंदुक से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये होता है। ये जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 7 से 14 दिन, 7 से, यानी कितनी कॉमन चीजें हो गई। तो ये ऐसा करने से और आप क्लास अटेंड करने से आपको लगा रही है तो बहुत इजी है, सब बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सिंपल चीजें होता है। खाली यहाँ पे अभी एक
चीज यहाँ पे एकदम अलग हो गई मम्स में। वो वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिंदु से फैलती है, मुंह से होता है, और इसका इंक्यूबेशन 7 से 14 दिन। पर ये जो उसके पहले अपन ने 3-4 जो बीमारी पढ़ी, वो पूरे शरीर में फैलती थी, पूरे शरीर में दाने दाने जो निकलते थे ना पूरे शरीर में। रूबेला पढ़ा अपन ने, मीजल्स पढ़ा, चिकन पॉक्स पढ़ा, देवी तो अभी खत्म ही होगा तो नहीं था, तो इसलिए पूरे इसमें रखते थे। पर इसमें जो है यहाँ पे मम्स में खास बात है, इसमें जो इन्फेक्शन होता है ये सलाइवरी ग्लैंड में होता है। सलाइवरी ग्लैंड में लाल ग्रंथि में इसका इन्फेक्शन होता है। और लाल ग्रंथि शरीर में कहाँ पे होती है? टंग पे। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होती है शरीर में? लाल ग्रंथि माउथ, थ्रोट में। मुंह में। तो ठीक है, बोलिए ना, फिर जोर से बोलिए ना। मुंह में होती है, और वहां पे इन्फेक्शन होता है। इसलिए उसका जो पहले एक साइड में इन्फेक्शन होता है, और फिर नेचुरली दूसरे साइड में भी होना ही है, क्योंकि एक ही बच्चा उधर से लाल इधर से उधर जाती है, तो इसलिए वहां पे जो है उसकी सूजन आ जाती है। उसका जो मुंह है सब फुला फुला से दिखाई देता। आपके स्क्रीन में बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। लेफ्ट साइड का डायग्राम देखेंगे तो उन्होंने दिया है कि मम्स करके जो ऐसे लाल सा जो निकाला है वो सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड ने लाल ग्रंथि, उसमें इन्फेक्शन हो गया। और दाहिने साइड में जो बच्चा दिखाया था उसका मुंह देखो ऐसा फुल गया, मुंह फुल गया, गाल फुगी या गाल गुंड जो होता है, जो होता है मराठी में, हिंदी में इसको गल सुआ करके लिखा था, पर आपके अभी नए इसमें कंठरोग करके आया तो ये कुछ मुझे पसंद नहीं आया शब्द, इसलिए मम्स याद रखिए। तो ये देखेंगे, ये आपने कभी शायद देखा होगा, ये बच्चों को जब होता है तब वहां पे एक सफेद सी पट्टी लगाते थे, और पट्टी दूर से देखने से अब उसको छेद होते थे, और एक छोटी सी पट्टी लगाते थे। देखा है क्या आपने कभी? यस सर। बहुत सर। बेलाडोना की पट्टी बोलते थे, या हाँ, गमपलास की हाँ। पट्टी बोलते थे। हाँ सर। हाँ, हेलो, बेलाडोने से बोलिए। पट्टी हेलो, लगा हाँ हाँ सर। हाँ, वो लगा, वो दूर से अपने को पता चल जाता कि इसको मम्स हुआ है करके, वो सुनता है तो उससे तो यहाँ पे। तो अभी फिर से वापस आ जाए। मम्स ये बीमारी जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी में सलाइवरी ग्लैंड इफेक्ट होती है, यानी ये लाल ग्रंथि में बीमारी है, इसके वजह से उसका जो मुंह है वो सूजा हुआ दिखता है, इसलिए इसको गाल गुंड या ये उसको गलसुआ बोलते हैं। तो इसमें भी आपको मराठी वाइवा में पूछते हैं कि भाई आपने कौन सी मीडियम लिया है? आप बोलते हैं मराठी मीडियम लिया। ठीक है, तो मराठी में पूछते हैं कि गालगुंड क्या होता है, गालगुंड क्या बीमारी होती है? तो जो बच्चा गुंडगिरी करता है ठीक से उसको ये गालगुंड बोलते हैं। तो ये नहीं है उसका, गालगुंड यानी गलसुआ यानी गाल फुगी, या मम्स करके रखिए तो याद रखिए। तो इसमें 1 लाइन 1 मार्क वाला क्वेश्चन क्या है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन मम्स, यानी गलसुआ या गलफुगी या गालगुंड में शरीर का कौन सा बड़ा क्षतिग्रस्त होता है? तो आपको लिखना है सलाइवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथि, ये होता है। फिर बाद में तो ये बीमारी फैलती कैसी है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 से 14 दिन है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? बच्चे को पहले बुखार आता है, उसका गला थोड़ा सा लाल लाल सा होता है, फिर जो चेहरा है वो सूजन लगे लगता है, और वहां पे उसको दर्द भी होता है, क्योंकि वो जो सलाइवरी ग्लैंड फूल जाती है ना, इसकी वजह से उसको दर्द होता है। पहले एक साइड में होता है, फिर ऑटोमेटिक दूसरे साइड में भी होता है, क्योंकि लाल मुंह में से इधर से उधर घूमते ही रहती है, इसलिए दूसरे साइड की भी सलाइवरी ग्लैंड अफेक्टेड हो जाती है, और बच्चे का मुंह उसको खुल जाता है। तो इस तरह इसको इलाज तो है नहीं, अपन ने पहले पढ़ा है। तो उसको इलाज वो क्या क्या है कि उसको बुखार है पैरासीटामोल दो, उसको बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्दनाशक गोली दो, उसका खाना पीना अच्छा रखो, उसको अलग रखो कि दूसरे को उसका है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, इसलिए दूसरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग रखिए। बाकी सब चीजें वही है जो बाकी बीमारी में अपन है। इसमें खाली एक 5 मार्क का क्वेश्चन है इसमें, जो कॉम्प्लिकेशंस यानी खतरे, कॉम्प्लिकेशन दुष्परिणाम या गुंतागुंत दुष्परिणाम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये इस 5-6 जो आप
आपके इसमें लिखा है, इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, और आप शरीर के नीचे से शुरू करेंगे तो आपको इजीली याद रखेगा। यदि वो लड़का है तो ये जो इन्फेक्शन है मम्स का, वो कभी कभी टेस्टिस में चले जाता है, उसमें टेस्टिस में चले जाता है तो उसको जो होता है ऑर्काइटिस बोलते हैं। यानी टेस्टिस किस में होती है? लड़कों में होती है, और लड़की हो तो उनके ओवरीज में होती है, तो ओवराइटिस बोलते हैं उसको। ये होता है ओवराइटिस, यानी बच्चों में टेस्टिस में इन्फेक्शन चले गया तो ऑर्काइटिस बोलते हैं। लड़की होंगी तो उसके ओवरीज में जा सकती है तो उसको बोलते हैं ओवराइटिस। फिर उसके बाद आप ऊपर आएंगे पेट में पैंक्रियाज होता है। ये पैंक्रियाज जो ग्रंथि है वो कहाँ पे होती है? कौन से कुप्पिका में होती है? कौन से कैविटी में? एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी, Abdominal cavity. कुपिका, उदरीय कुपिका, पोकड़ी, उसमें होती है। तो उसमें इन्फेक्शन होता है। और पैंक्रियास दोनों में भी रहती है, महिलाओं में रहती है, पुरुषों में भी रहती है, दोनों में, लड़कों में रहती है, लड़कियों में रहती है। तो उसमें इन्फेक्शन जा सकता है तो उसको बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस हो गया। बाद में इन्फेक्शन कभी कभी दिमाग में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, तो उसको बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। उसको बोलते हैं एंसेफेलाइटिस करके जो होता है, वहां पे मेनिंगोसाइड एंसेफेलाइटिस जो होता है उसको हो सकता है। तो ऐसे ये 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है। फिर इसके सिवाय दूसरा जो होता है, कभी हार्ट में भी इन्फेक्शन चले जा सकता है, नर्व में जा सकता है, तो उसको बच्चे का जो खास करके सुनने वाली जो नर्स है, जिसको न तो उसको बहरेपन आ जाता है, नर्व डेफनेस, या उसके हाथ पैर जो जोड़ है उसमें दर्द होने लगता है। तो ऐसे छोटे मोटे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मम्स करके। तो आपको पहले 3 जो मैंने बताया वो है, और याद रखने के लिए शरीर से नीचे से ऊपर जाओ तो याद रखेगा। लड़का है तो टेस्टिस में इन्फेक्शन है तो ऑर्काइटिस, लड़की है तो ओवरीज तो ओवराइटिस, फिर पेट में जाएंगे तो पैंक्रियाटाइटिस, ब्रेन में जाएंगे तो एंसेफेलाइटिस, फिर बाद में जोड़ों में सूजन आना, हार्ट में इन्फेक्शन चले जाना। तो इस तरह से आपको छोटे मोटे और भी लिख सकते हैं। देन ये होना ही नहीं चाहिए मम्स के लिए, इसलिए अपन उसको कंबाइंड वैक्सीन देते हैं, MMR, मम्स मिजल्स रूबेला। इसका कंबाइंड वैक्सीन अपन बच्चों को देते हैं, जिसके वजह से इसको सिंगल डोज में इसका इन्फेक्शन रुक सकता है। यानी जिंदगी में एक ही बार लगेंगे तभी काफी है। देन पैरामेडिकल वर्कर का क्या काम है? पहले आइडेंटिफाई करो, यानी देखो करेक्ट बराबर जो है कि नहीं, फिर नोटिफिकेशन निकालो, उसको लोगों को हेल्थ एजुकेशन दो, उसको बच्चों को अलग रखो, बस ये होता है। वही चीज उसमें रिपीट हो गए। तो इस तरह से अपन ने 4 बीमारियां आज खत्म कर दी इसको। तो आप चारों बीमारी की आज पढ़ी है, कल भी शायद क्लास होगा तो इसको रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे उसमें।